काफी बढ़ चुका है। कई लोगों में डायबिटीज की प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, क्योंकि जो स्टेरॉइड कोरोना के दौर में इस्तेमाल किया गया उस कारण लोगों के शुगर लेवल बढ़ता नजर आ रहा। तो ऐसे लोगों ने कैसी अपनी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए, क्या डाइट रखना चाहिए, बिना डॉक्टर के मनमर्जी दवाई नहीं लेनी चाहिए, इन्हीं सब विषयों पे जानते हैं नागपुर के सुप्रसिद्ध निर्मल क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर अमोल धंधे से पूरी जानकारी हमारी इस खास पेशकश में। डायबिटोलॉजिस्ट हो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लो इम्यूनिटी और अनकंट्रोल ब्लड शुगर के पेशेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं पोस्ट कोविड ईरा में। तो इस संदर्भ में आपका क्या एनालिसिस है, किस तरह के पेशेंट्स आपके यहाँ आ रहे क्लिनिक में, उस बारे में सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। इससे अब हमारे जनरल जो पब्लिक है उनको इसका इंफॉर्मेशन लेके काफ़ी मदद होगी। कोविड के समय जब कोविड आया था उस समय हमने देखा कि पेशेंट्स में काफ़ी मात्रा में स्टेरॉइड का यूज़ हुआ है, काफ़ी मात्रा में हायर एंटीबायोटिक्स यूज़ की गई है, काफ़ी इंजेक्शंस यूज़ हुए हैं। तो ये स्टेरॉइड के जो भी पेशेंट को स्टेरॉइड यूज़ किया है उन पेशेंट में शुगर का मात्रा बढ़ा हुआ है। तो कोविड के जो समय था उस वक्त उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए हम इंसुलिन यूज़ कर रहे थे जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज थे। बाद में जैसे जैसे पेशेंट घर पे छुट्टी होके डिस्चार्ज गए तो बाद में काफ़ी पेशेंट में ये पाया गया है कि उनका शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है। तो स्टार्ट स्टेरॉइड लेने से हुआ और बाद में जो रीडिंग्स आई वो परसिस्टेंटली हायर साइड पे आई। तो ये एक साइड इफेक्ट हुआ कोविड के कारण, जो हमने एक्सेसिव स्टेरॉइड यूज़ किया है। इसके अलावा काफ़ी जो कंप्लेंट्स पेशेंट कर रहे हैं कि उनको जल्दी थकावट होती है, एक 10-15 दिन कोविड का निकल जाता है, उसके बाद हाथ और पैरों में सीवियर दर्द होता है, बालों का गिरना हो रहा है, फ्रिक्वेंटली उनको वीकनेस लगता है। काफ़ी पेशेंट हमारे कुछ साइकोलॉजिकल डिसीजेस का ये कर रहे हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है या डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो पोस्ट कोविड एरा में ये सब अभी हमारे लिए चैलेंजिंग है। पेशेंट का काउंसलिंग करना है, साथ में जो भी ट्रीटमेंट दी है और उसके अभी जो भी साइड इफेक्ट्स हुए हैं या उस समय पेशेंट के माइंड पे जो भी साइकोलॉजिकल बर्डन हुआ है, आइदर वो बोलो कि एक ही फैमिली में किसी का डेथ हुआ है या फैमिली में कोविड का जो खर्चा था वो भी काफ़ी था, तो फाइनेंशियल जो बर्डन हुआ है, तो इन सब के कारण पेशेंट का जो स्ट्रेस फैक्टर डिप्रेशन है, तो ये इसका ट्रीटमेंट करना अभी हम फिजिशियंस के लिए और एज अ डायबिटोलॉजिस्ट इट इज़ चैलेंजिंग फॉर अस। और इसका अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको किस तरह से मैनेज किया जाए। सर आपका क्या कहूँगी कि जैसे बैठी जीवन शैली हो गया, हाँ। उसके वजह से थ्रोम्बोसिस के प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रहा है, हाँ। उसकी वजह से पैरों में गैंग्रीन की भी समस्या काफ़ी आ रही है, हाँ। नेफ्रोसिस के प्रॉब्लम आ रहे हैं, बोन डेथ की भी प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रहा है। तो इस बारे में आपका क्या मार्गदर्शन? ये आप जो गैंग्रीन का बोल रहे हैं सर, गैंग्रीन अक्सर लिटरली उन लोगों में पाया जाता है मैक्सिमम कि जिनमें शुगर की मात्रा ज़्यादा हो। क्या हो रहा है कि काफ़ी लोगों को शुगर था, कोविड के पहले भी शुगर था और वो कंट्रोल था, पर जैसे उनको कोविड हुआ उसके बाद में उनको स्टेरॉइड दिया गया तो उनका जो शुगर हुआ एकदम से अनकंट्रोल हो गया। उसके बाद उनको इम्यूनिटी लो था, कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ, फॉर एग्जांपल उंगली को कोई चोट लग गई या किसी जगह कोई चोट लग गई, तो उसके तरफ पेशेंट का ध्यान कम गया और शुगर हायर साइड पे थी। काफ़ी पेशेंट लॉकडाउन होने के कारण घर से बाहर निकलने के लिए डर रहे थे, तो वो हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पा रहे थे, तो उस कारण उनका शुगर लेवल बहुत हाई रहा और ये बढ़ा हुआ शुगर और वो जो उसके वजह से वो जो अनकंट्रोल इन्फेक्शन है, यही सबसे बड़ा कारण है जिससे गैंग्रीन होता है। दूसरा सर आपने पूछा कि ये बैठी हुई जीवन शैली, तो ये मतलब काफ़ी इसके चर्चा भी होती है और इसका हम ख्याल भी रखते हैं कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो है, मतलब बैठे हुए रहना, ज़्यादा काम न, जिसको भी ज़्यादा काम नहीं रहता है, जिनका जो कैलोरी का इंटेक है वो उनके कामों के इंटेक से ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, ऐसे लोगों का उनको हमेशा ब्लड प्रेशर की समस्या ये होती है, उनको एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है, उनको हार्ट की काफ़ी समस्याएं होती है,
तो इन लोगों में सर थ्रोम्बोसिस जो आप बोल रहे हैं, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो गया या लकवा हो गया, इन सब चीजों की रिस्क बढ़ती है। तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल ये भी एक कॉज है। और अभी कोविड एरा में ये देखा गया होगा कि वर्क फ्रॉम होम का एक ट्रेडिशन चल रहा है। तो जो लोग पहले कम से कम ऑफिस निकल के वहां ऑफिस तक जाते थे, उतना ही उनका एक्सरसाइज हो जाता था, अभी वो भी काफी कम हो गया है। तो इसी कारण वर्क फ्रॉम होम इसके चक्कर में हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ा और ये जो बीमारियां है उसका प्रमाण बढ़ रहा है। सर ये भी देखा गया कि जो काफी प्रोफेशनल्स जो है वो लाइट एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड थिंग, प्रोटीन जो पाउडर है एक्सेस ले रहे हैं, जिम भी बीच में बंद थे। तो देखा गया कि उनके लाइफस्टाइल पे भी काफी उसका इफेक्ट हुआ है और डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम काफी बढ़े है इन दिनों में। तो उस संदर्भ में आपकी क्या जानकारी? नहीं, काफी जो लोग हैं जो घर में ही रुके हुए हैं, उनका मतलब लिटरली प्रॉब्लम है कि मैं तो चाह रहा था कि अगर आप घर में हो तो एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि आपके पास जो टाइम, आप हमेशा एक्सरसाइज के लिए, जब भी मैं पेशेंट से बात करता हूं तो उनका हर बार एक ही बहाना या कंप्लेंट्स होती है कि सर हमें टाइम नहीं मिल पाता। मैं तो चाह रहा था कि अगर लॉकडाउन से आपको वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है तो एक्सरसाइज, आप तो अभी बहाना भी नहीं बना सकते, आपका ट्रैवलिंग आवर्स बढ़ गया है, आपको एक्सरसाइज के लिए टाइम, अगर आप उसमें भी कम एक्सरसाइज करोगे तो फिर आप अनेक प्रकार की बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हो। दूसरा, आप जो बोल रहे थे कि प्रोटीन पाउडर्स लोग ले रहे हैं, तो क्या हो गया सर कि कोरोना के काल में काफी मिथ्स फैले हुए लोगों में कि ये लो जिंक की गोलियां खानी चाहिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, कोई आके ये बोलेगा कि ये पाउडर लेना चाहिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इस चक्कर में लोगों ने अलग अलग दवाओं का सेवन चालू किया है। पर मैं बस ये लोगों से एक ही विनती करता हूं कि डॉक्टर के सलाह के बिना आप प्लीज कुछ भी मत लीजिए। एक बार डॉक्टर का सलाह लीजिए, फिर आपके बॉडी के हिसाब से आपको जो जो चीज लगती है वो डॉक्टर बराबर आपको दे देंगे। ये भी अक्सर कभी देखा गया कि जरा भी पेन हुआ पेशेंट्स को तो डॉक्टर को निग्लेक्ट करके वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन टैबलेट्स लेते, उनका भी इफेक्ट उनकी बॉडी पे गिरता है। हाँ जी सर। मतलब काफी बार क्या होता है कि कोविड इरा में ये हुआ सर कि लॉकडाउन था, लॉकडाउन के कारण लोगों को लगा कि मैं बाहर निकल नहीं पाऊंगा, इस कारण सेल्फ ट्रीटमेंट की केसेस काफी बढ़ गई है। हमने तो ये भी पाया गया कि एक आधे पेशेंट को हमने कोविड ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, वही प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप पे घूम रहा है और लोग उसी को ले रहे हैं। पर मैं ये कहता हूँ कि हर किसी का बॉडी अलग होता है, हर किसी के जो ओरिजिनल डिसीजेस है, किसी को डायबिटीज है पहले से, किसी को हार्ट का बीमारी है या किसी को गैस्ट्रिक अल्सर है, तो ऐसे में सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अपन पेन किलर ले रहे हैं और किसी को गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम पहले से ही है तो वो और खराब होगा। इसीलिए ये जो सेल्फ मेडिकेशंस है ये थोड़ा मतलब अवॉइड करना चाहिए। सर ऐसा अक्सर ये भी देखा गया कि जो छोटे बच्चे हैं पर्टिकुलरली अभी स्कूल को छुट्टी होने की वजह से घर में रहते हैं, तो इनमें डायबिटीज के टाइप 2 काफी बढ़ गया, ओबेसिटी है, जंक फूड का ज्यादा इंटेक करना, तो ये सारी की सारी समस्या उनमें भी काफी बढ़ गई। सर अभी मतलब जो नया जो ये आ रहा है ट्रेंड, उसमें जैसे पहले जो हमारा था कि टाइप 2 डायबिटीज जो था वो 4th डिकेड में होता था, पर अभी जैसे जैसे हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, लाइफ का में स्ट्रेस फैक्टर काफी बढ़ गया है, डिप्रेशन के ये हो रहे हैं, जो आउटडोर गेम्स है वो बच्चों ने खेलना बंद कर दिया है, तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया 1 डिकेड अभी पहले से ही डायबिटीज डिटेक्ट होना स्टार्ट कर दिया है। और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि डायबिटीज ये मुझे लगता है कि चीन के बाद सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाता है, और इसका जो फाइनेंशियल बर्डन है इस बीमारी से लड़ने के लिए, जो गवर्नमेंट पे जो फाइनेंशियल बर्डन है वो काफी है, और हमारे जैसे विकसनशील देश में हमें इसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी काफी प्रोग्राम चालू किए हैं, और मुझे लगता है कि लोगों ने भी इसका ख्याल रखना चाहिए, और हमें सब मिलके एक नए लाइफस्टाइल को आत्मसात करना चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम ये जो डायबिटीज 1 डिकेड्स पहले हो रहा है या यंगर लोगों में भी डायबिटीज पाया जा रहा है, उससे हमें छुटकारा मिले। सर आप एक रिनोन्ड डायबिटोलॉजिस्ट हो, ऐसे में देखा गया है कि जो काफ़ी जो पेशेंट्स हैं पर्टिकुलर ऐसे भी पेशेंट्स आ रहे हैं जो काफ़ी ओबेसिटी की भी शिकार है, और सेकंड थिंग आपके यहाँ पे किस तरह का नया एडवांसमेंट है, किस तरह की थेरेपी है डायबिटीज को दूर करने के लिए या उनको क्योरिटी के लिए, उस बारे में? सर हम लोग तो मतलब मेरा प्रॉपर जो मतलब मेरा ट्रीटमेंट का जो ये है सर वे,
तो मैं सबसे पहले डायबिटीज में मेरा सबसे ज्यादा जो ये रहेगा सर प्रेशर, वो रहेगा डाइट पे, है ना, क्योंकि डाइट ये डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए एक सबसे कारगर तरीका है। अगर हम अच्छा डाइट फॉलो करें तो इसीलिए हम हमारे क्लिनिक में जो भी पेशेंट आते हैं उनको डाइट के बारे में समझाते हैं। मैं बहुत बार क्या होता है कि एक डाइटिशियन के पास हम जाते हैं तो वो एक चिट्ठी बनाते हैं अपने लिए कि सर आप सुबह ये खाइए, शाम को ये खाइए, पर मैं इसके अगेंस्ट हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपको डाइट पेशेंट के फाइनेंशियल कंडीशन को लेके, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है ये देख के बनाना चाहिए। अगर वो पेशेंट एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है तो और उसका कल्चर क्या है, वो रोज सुबह नाश्ते में क्या खाना चाहता है, वो सब चीजें ध्यान में रख के उसके हिसाब से डाइट हमें मैनेज करना है। हम लोग जैसे ही पेशेंट रहते हैं उनको थोड़ा सा इसके लिए नॉलेज देते हैं, उनको थोड़ा सेंसिटिव करते हैं, उनको हम ये बताते हैं कि देखिए डायबिटीज अभी आपके साथ है तो इसके साथ, इससे डर के कुछ नहीं होगा, इसको आपको साथ में जीना है तो इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। तो इस कारण फिर जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड क्या होते हैं ये सब हम उनको नॉलेज देते हैं। उसके बाद हम उनको सेंसिटाइज करते हैं कि एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करें। अब इस बारे में भी हम सेंसिटाइज करते हैं। काफी पेशेंट को हम लोग ये बताते हैं कि अगर आपका डायबिटीज के गोली का ये डोज चल रहा है तो शायद हो सकता है कि आप अगर एक्सरसाइज करो और अच्छा डाइट मेंटेन करो तो हमें ये इसका डोज भी हम कम कर सकते हैं गोलियों का। तो इस तरह से अगर हम पेशेंट की मेंटेलिटी जान के उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें काफी सक्सेस मिलता है। काफी ऐसे पेशेंट है जो इंसुलिन ले रहे थे और हमने उनको उसके बावजूद, इंसुलिन लेने के बावजूद भी उनका शुगर हैफहजार्डली बढ़ा हुआ था, HbA1c 10 के ऊपर था। ऐसे काफी पेशेंट है जिन्होंने अच्छा डाइट मेंटेन किया है, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं और ओरल मेडिकेशंस पे भी वो अभी नॉर्मल शुगर के साथ अच्छे से जिंदगी जी। अमोल सर, आप हमें ये भी बताइए कि जो जेनेटिक पेशेंट है, जो कोमॉर्बिडिटी पेशेंट है, उनके दिलो दिमाग में एक डर की भावना बैठी हुई है। हाँ। उनको लगता है कि कहीं हमको कहीं स्ट्रोक ना आ जाए ये डायबिटीज की वजह से। हाँ। और सेकंड थिंग, उनकी कुछ डोजेस भी काफी बढ़ गए और वो तनाव की शिकार है। हाँ। तो ऐसे लोगों को आपका क्या मैसेज रहेगा कि किस तरह का मॉडिफिकेशन करना चाहिए? हाँ, एज अ जेरिएट्रिशियन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हमारा जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा मात्रा में है अदर कंट्रीज के तुलना में। तो ये दूसरी बात है कि हमारा जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है ये टोटली हमारे मिडिल एज पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है। अगर मुझे मेरे ओल्ड एज पेशेंट को कुछ शुगर के लिए या हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट के लिए कुछ भी दवा खरीदनी है या उसमें कुछ भी न्यू करना है तो उनको उनके बच्चों पे डिपेंड रहना पड़ता है। इसीलिए मैं इनको बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना शुगर इनिशियल टाइम से कंट्रोल रखिए। एक बार उनको कोमॉर्बिडिटीज साथ में हो गई, फॉर एग्जांपल डायबिटीज की वजह से किडनी का प्रॉब्लम हो गया, नेफ्रोपैथी हो गई, न्यूरोपैथी हो गई, ये रेटिनोपैथी हो गई, दिखने में उनको तकलीफ होने लगी, पर इन सब से छुटकारा पाना थोड़ा कठिन होता है। अभी बहुत बार हमारे पास पेशेंट ओल्ड एज वाले ऐसे आते हैं जो ये सारे कोमॉर्बिडिटीज के साथ आते हैं तो और तनाव में रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि चल रहे हैं पर स्पर्श की जानिब हो रही नहीं, आंखों से बराबर दिख नहीं रहा है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ती जा रही है पर शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो इस वक्त डरना नहीं है, आपको डॉक्टर्स को थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। उसको थोड़ा बहुत बार क्या होता है कि एक आधे डॉक्टर से एक ट्रीटमेंट ले लिया, 10 दिन में उससे शुगर कंट्रोल नहीं हुआ तो शिफ्टिंग चलता है कि नहीं यार इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो कोई अदर फिजिशियन के पास जाता हूं, अदर डायबिटोलॉजिस्ट के पास। मुझे लगता है इसको अवॉइड करना चाहिए, एक डॉक्टर पे ट्रस्ट करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, शुगर कंट्रोल हो जाती है। दूसरा बात है कि अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज हुई है तो उसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसको कैसे कंट्रोल में रखा जाए, उसका प्रोग्रेशन फास्ट ना हो, इसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो ये मैं जेरिएट्रिक पॉपुलेशन को खास सलाह देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ 3 से 4 के बीच में हम जेरिएट्रिक पॉपुलेशन को देखते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसमें कोई ओपीडी फीस नहीं लगती। सर, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आप हमें ये बताइए कि जो निर्मल प्लस मल्टी स्पेशलिटी जो क्लिनिक है, अंडर वन रूफ आप क्या सर्विसेज उपलब्ध है उस बारे में बताइए। सर, ये निर्मल प्लस मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक हमारा बनाने के पीछे का उद्देश्य ये था कि एक स्वस्थ दर में
सभी के पास एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। हमारे पास यहाँ पे एक ही रूप के अंदर हमने हर ट्रीटमेंट अवेलेबल कराने का लोगों को प्रयास किया है। काफी जो गरीब लोग हैं, जो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, और काफी जेरिएट्रिक पॉपुलेशन है कि पैसा नहीं है या बेटे ने पैसा नहीं दिया इसलिए ओपीडी में नहीं आ सकते, इसलिए डेली 3 से 4 के बीच में हमने उनके लिए ओपीडी फ्री की हुई है। इसके अलावा हमारे यहाँ 1 रूप के अंदर गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्ट्रेशियन है, फिजियोथेरेपी यूनिट है, ऑर्थोपेडिशियंस है, डेंटल यूनिट्स है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स है, एक्सरे, ईसीजी, ये सारी सुविधाएं हैं। और भविष्य में बहुत ही जल्द हम यहाँ पे 2D इको और TMT की सुविधा चालू कर रहे हैं।